Good afternoon, all dear student. रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करते हैं। देखिएगा पहला सवाल कहाँ से है। यदि 20 परिणामों का औसत 30 है, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है और 22 परिणामों का औसत 25 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में दिया है 25.68, बी ऑप्शन में है 23.46, सी ऑप्शन में है 29.48 और डी ऑप्शन में है 27.38। तो देखिएगा क्वेश्चन जो आपके बीच में पहला आपके प्रस्तुत है, ये क्वेश्चन है एवरेज से, औसत से। तो इसके लिए एक टॉपिक याद रखिए, एमएस रूल के मुताबिक हमेशा याद रखना, नंबर एवरेज टोटल। अगर नंबर में एवरेज का गुणा करा दिया जाए तो हमेशा टोटल प्राप्त होता है। पहला समीकरण है, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है तो परिणाम कितने हैं 20 और एवरेज कितना है 30। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करा दो तो टोटल हो जाएगा 600। दूसरी लाइन कही गई है 22 परिणामों का औसत, तो 22 परिणामों का औसत 25 है, तो इनका भी गुणा करा दो तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55 यानी कि 550। फिर हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन खुद कह रहा है, तो सभी परिणामों का भी औसत क्या होगा। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करने के लिए सभी का टोटल कर लो, तो टोटल हो जाएगा 0 5 6 5 11, 1150 हुआ। तो औसत बराबर कहता है इसी टोटल में, टोटल यानी कि औसत बराबर कहता है संख्याओं की संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। सुना होगा कभी, एवरेज बराबर सिग्मा एन बटे एन, यानी कि संख्याओं की संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई 20 + 22, तो ये आपका मान हो जाएगा 42, अर्थात बटे में 42 रख लेंगे। अब बटे में जैसे 42 रखा तो हम इसको हल्का करना चाहें तो हल्का कैसे करोगे, 2 के पहाड़े से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पंच 10 और 2 सत्ते 14, हाथ में आया 1, फिर हो जाएगा 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, 2 पंच 10 और ये हो जाएगा 21 दूनी 42। अब देखेंगे 3 के पहाड़े से क्या कटता है, नहीं कटता है। फिर देखेंगे डायरेक्ट 21 का भाग देते हैं, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिहत्तर 63 ज्यादा हो जाएगा, तो 21 दूनी 42। अब 57 में से 42 गए तो कितना बचा, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गया 1, तो 1 5 155। तो अब यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे, 2 2 तो सब में है, तो यहाँ तो क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर बचा, यानी कि 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गया 1, तो 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ बचा 155। तो 27 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168। भाई बच्चे जब 155 है तो 21 अट्ठे 168 ज्यादा हो जाएगा, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 यहाँ काम करेगा। 5 की मानी 15 में से 7 गए 8, हाथ में आया 1, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, अब दशमलव लगेगा तो 0 आएगा। तो अब देखेंगे 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिहत्तर 63, 21 चौको 84 ज्यादा हो जाएगा। अब हमें पूरा चेक नहीं करना होता है, यहाँ पर देख लीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.38। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये तरीका भी अपनाए जाते हैं, हम पूरा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, ऑप्शन पे भी नजर मारते रहिएगा। 27 अगर हमारा आ चुका है तो सब में 27 जिसमें है उसी को ले लो, बाद बाकी छोड़ दो। हाँ, अगर एक आध में 27 और होता तो यहाँ तक भी चेक करते। क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। लो, इसमें तो पहले से ही शो कर दिया है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 25%, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 35%, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 85% और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 60%। ठीक, चलिएगा थोड़ा इंक। ऐसा सवाल आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिला होगा, प्रैक्टिस सेट 5 में। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया लाभ तो होगा, ये कंफर्म हो गया। कहाँ से देखिएगा, एमएस रूल के मुताबिक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम बेसिक गद्दी का प्रयोग नहीं करेंगे। 8 वस्तुओं का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस और बराबर के 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 5 वस्तुओं के एसपी। ठीक, ये सवाल आपका जहां प्रश्न में लिखा होता है आपके पेपर में वहीं पर सॉल्व कर देना है। आप एक दुकानदार बन जाइए, आपने वस्तुएं मार्केट से कितनी खरीदी 8 और बेची कितनी 5। ये लाइन ये दर्शाती है कि 8 वस्तुओं का जो तुमने मार्केट में रुपया अदा किया वो अपनी दुकान पर धर के 5 ही वस्तुएं बेचने पर प्राप्त हो गया। तो बोलो, यानी कि जितना रुपया तुमने मार्केट में खर्च किया वो 5 ही वस्तुएं बेचने पर मिल गया, तो 3 वस्तुएं हमारे पास क्या हैं, बच गई। तो यही 3 वस्तुएं जो हमारे पास अभी भी बची हुई है तो वो हमारा लाभ है। तो ये हमारा लाभ है और लाभ या हानि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और गणना यहाँ पर हम लोग एसपी पे करेंगे। वैसे तो कंसेप्ट ये होता है कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पर की जाती है, लेकिन इस लाइन को रट्टा मार करने के लिए ऐसे सवालों में गणना हम एसपी वाले डिजिट पर करते हैं। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो बटे 5, 20 पंचे 100, 20 तिया 60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60% का क्या होगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता है यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में है 25%, बी ऑप्शन में है 40% और सी ऑप्शन में है 55% और डी ऑप्शन में है 65%। तो देखिएगा ये सवाल आपके बीच में है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में एक विशेषता ये दी गई है कि हम लोग जब रट्टा मार पढ़ाई करते हैं तो तुरंत हम सवाल को सॉल्व करके और अपना आंसर मैच भी कर लेंगे और संयोग बस वो ऑप्शन में होता भी है। सवाल में ये कहा गया है यदि किसी धन का साधारण ब्याज है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो देखो एक बेसिक पद्धति से देखें अगर तो कहा गया है किसी धन का धन भी नहीं दिया गया तो P बराबर हमने मान लिया X। कोई एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो R बराबर यहाँ
और टी बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष में। ठीक, तो ब्याज की दर तो ज्ञात ही करनी है, क्वेश्चन मार्क। 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता है, तो ये धन नहीं हो जाता है, साधारण ब्याज जो है वो धन का 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर मूलधन 1000 है तो ब्याज तुम्हारा 2000 बन जाएगा। तो लौटाते समय तुम्हें कोई 3000 रुपए देगा, 1000 रुपए की राशि 2000 ब्याज बना दूना, तो लौटाते समय टोटल कितना अमाउंट देगा, 3000। तो यही सवाल की विशेषता है। ये कई स्टूडेंट इसे अमाउंट मान लेंगे, फिर अमाउंट में से मूलधन को घटा करके साधारण ब्याज कहेंगे। लेकिन ऑलरेडी लिखा है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता है, तो उस धन का ये 2 गुना हो गया, तो ये ऑलरेडी साधारण ब्याज दिया है। अब वी नो दैट हम जानते हैं आर बराबर के SI गुणित के 100/P इंटू टी। SI का मान 2x गुणित के 100, P का मान x, और समय दिया 5 वर्ष। x से x खत्म हो गए तो 20 पंचे 100 और 20 दूनी, तो आपकी दर आ गई 40% आंसर। आपका बी आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुम्हें एक लाइन में MS रूल से कैसे लगाना है। अगर जो ब्याज है वही गुना हो रहा है धन का, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए MS रूल के मुताबिक जितने गुना है वो लिखो और बटे में ऑलरेडी समय लिख दो। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो क्या हो गया, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40% दर हो गई। फिर से देखिएगा तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, R बराबर के गुना बटे समय, ये ले लो, गुना बटे समय और गुणित के 100%। ओके, गुना बटे समय। अगर साधारण ब्याज ही गुना हो रहा है तो सीधा गुना बटे समय गुणित 100। और कभी क्वेश्चन ये ज्यादा आता है कि अपने धन का नहीं, वह धन इतने गुना हो जाता है। धन जब गुना हो जाए तो गुना -1 बटे समय। ठीक, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल दिया हुआ है, चार, 5, 6 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ये पहले ऑप्शन में दिया है 1, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 7 और डी ऑप्शन में 210। तो देखो ये भी सवाल परीक्षाओं में बनते हैं, जो कि ना बनने वाले सवाल हो सकते हैं। इतने सरल भी सवाल अगर परीक्षा में देख लो एक आध मिल जाए तो इसी एक से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सवाल कभी कभी सरल भी होते हैं, कभी कभी कठिन। तो देखिएगा, अब ये सवाल एकदम मजाक भरा है। 4, 5, 6 और 7 का महत्तम समावर्तक पूछा है। तो महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आंसर इसका भले छोटा आता है, लेकिन महत्तम समावर्तक की परिभाषा जो होती है वो ये कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। देखो लासा मासा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि परिभाषा क्लियर नहीं होती कुछ स्टूडेंटों को। लासा होता है जो खुद दी गई संख्याओं से कटेगा, और मासा वो पावर रखता है जो दी गई संख्याओं को काटेगा। ये एकदम सरल भाषा याद रखिए। लासा का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं से जो राशि कट जाए वो लासा है, और मासा होता है जो दी गई संख्याओं को खुद काटने की क्षमता रखता हो, वो मासा है। तो हमारा आंसर वो होता है जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। किसी एक को काट लिया, दूसरे को नहीं काट पा रहा पूरा, तो फिर उसे माना नहीं करेंगे, है कि नहीं है भाई। अगर समानता का व्यवहार देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रसाद बांटने को दिया जाता है जिसकी किसी से लड़ाई ना हो, वो सबको एक धाप प्रसाद बांट दे, और ये कहे कि नहीं हम तो इनको देंगे इनको नहीं देंगे, तो उसको हम महत्तम समावर्तक नहीं कह सकते। तो देखिएगा 4, 5, 6, 7 का मासा आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1, क्योंकि ये संख्याएं ही ऐसी हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एक संख्या ये 1 से कटेगी, 4 से, 4 संख्या 1 से कट जाएगी, 5 भी 1 से कट जाएगी, 6 भी 1 से कट जाएगी, 7वां 1 से कट जाएगा। और दुनिया की कोई भी संख्या 1 से तो कटती ही कटती है। इसके बाद देखिए, अगर आप 2 को भी ले रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 तो है नहीं, 4 को ले रहे हैं, तो 4 से केवल 4 कट रहा है,
5 नहीं कटता, ना 6 कटता, ना 7 कटता। 7 को ले रहे हैं तो 7 से केवल 7 कटता, ना 4 कटता, ना 5 कटता, ना 6 कटता, और 210 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। कभी कभी सवालों को कुछ जानकारियों के होने के बाद हमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल में परंपरागत विधि या ट्रिक का लगाना ही उपयोगी हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। कहते हैं एक कहावत बनी है, हमें तो मौका पे चौका लगा देना है। तो अब इस सवाल में 4 विकल्प ही होते हैं। ये परीक्षा जो होती है, सीबीटी होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो होता है, ये हमेशा 4 ऑप्शन पे ही आधारित होता है। बैंक क्लर्क और बैंक पीओ में ही 5 ऑप्शन बनते हैं। अब इसके बाद ये चेक करो क्यों अब हम इस पे परंपरागत विधि ही लगाएं, पहले 4 का भाग 5 में दें, फिर 5 का 6 में, फिर 7 का तब निकालें। सीधा चेक कर लो, एक एक बात परिभाषा से कंसेप्ट बन गया ना, कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुन लीजिए जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटने के लिए केवल क्षमता जो रखता है वो एक ही रखता है, तो बस एक हमारा आंसर हो गया, बाकी के विकल्पों से कोई लेना देना नहीं। और ना यहाँ पर ये रखना है कि हम परंपरागत विधि से ही लगाएंगे, नहीं सर इसकी भी ट्रिक बताइए। तो कुछ सवाल डायरेक्ट भी बन जाते हैं और खुद कहते हैं कि हम अपना उत्तर स्वयं लेकर के घूम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, परिभाषाएं टीचर के द्वारा लिखाई गई, किसी भी टीचर के द्वारा, और स्मरणीय बिंदु जो लिखाए जाते हैं उनका आपका कर्तव्य है कि उन्हें याद कर डालिए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से है। यदि कोई धन 3 वर्ष में, यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुना हो जाता है, यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुना हो जाता है और 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, और 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले सवाल ऑप्शन में दिया हुआ है 41.4%, बी ऑप्शन में 21.6%, सी ऑप्शन में 31.8% और डी ऑप्शन में दिया है 71.4%। तो देखिएगा ये सवाल भी यहाँ से 2 तरह के सवाल निकलते हैं, लेकिन समय यहाँ कम है प्रैक्टिस सेट में, तो हम लोग डायरेक्ट जानकारी देखेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक देखो यहाँ पर इतना जरूर बता देते हैं, एक समय है 3 वर्ष और एक वर्ष है 5 वर्ष। तो इसमें एक कंसेप्ट बनता है, यदि समय लगातार हो, अगर इस क्वेश्चन में समय लगातार होते तो बहुत अच्छी ट्रिक काम करती, वो भी क्वेश्चन किसी सेट में आएगा। लेकिन जब अगर समय लगातार ना हो, 3 के बाद 4 होता, 4 के बाद तुरंत 5 होता, लेकिन 3 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि अंतर है, तो आप सवाल को उठाएंगे दर ज्ञात करने के लिए। यहाँ सीखिएगा, आप जानते हैं 1 प्लस के r/100 की पावर n1 डिफरेंशियल n2 और बराबर का a2/a1। ये सूत्र आपका रेडी हुआ। अगर वर्षें लगातार नहीं है तो वर्षें लगातार नहीं है, देखो एक 3 वर्ष में है, एक 5 वर्ष में है, पूरी परंपरागत विधि नहीं लगानी है। अब आपको करना क्या है, 1 प्लस के r/100 दर तो ज्ञात ही करनी है। n1 का मान 3 है और n2 का मान 5 है, तो 3 डिफरेंशियल 5 बराबर a2 कितना है, a2 है आपका 4 गुना और a1 है 2 गुना, तो 4/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस के r/100 की पावर 5 में से 3 गए 2 बराबर के 2 दूनी 4। अब 1 प्लस के r/100 इतना भी जानते होंगे, कभी भी LHS का अगर वर्ग हटेगा तो RHS पे अंडर रूट बन जाता है, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो 1 प्लस के r/100 बराबर अंडर रूट 2 का मान आप जानते हैं, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, है ना, 1.414, तो 1.414। अब r/100 बराबर हो जाएगा 1.414 माइनस के 1, तो r/100 बराबर 1.414 में से 1 गया
तो आपका वैल्यू बनेगा 0.414। तो r बराबर हो जाएगा 0.414 बटे 100। अब देखो दशमलव यहाँ बटे 100 है, तो यहाँ पर दशमलव और खिसकेगा, √2 का मान 1.414। तो 1.1 से अगर 1.414 से 1 घटाएंगे तो 0.414। हाँ, अब ये सॉरी 0.414 है, ये राशि काय में जाएगी, गुणा में। तो r बराबर 0.414 गुणित के 100, तो r बराबर हो जाएगा 41.4, यानी कि 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो 41.4% आपका क्या हो जाएगा, ये r बराबर 41.4% आपका एप्पल आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 छठवें पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई गाड़ी कुछ निश्चित दूरी कुछ निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, यदि वही दूरी लौटते समय यदि कोई गाड़ी कुछ निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, यदि वही दूरी लौटते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की जाए, तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 34.44 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन में है 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 24.34 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन में दिया है 64.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसके लिए तो सीधा याद रखिएगा, औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर के 2xy अपॉन x प्लस y। तो x का मान यहाँ 40 दिया हुआ है और y का मान 50 दिया हुआ है। एवरेज स्पीड बराबर 2 गुणित के 40 गुणित के 50, और 40 ही प्लस 50 को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 5 40, यानी कि 5 चौको 20, तो 2 गुणित के 5 चौको 20, 2000 बटे 50 40 हो गए 90, तो 2 दूनी 4000 बटे हो जाएगा 90। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। अब हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, 4 बचे, 9 चौको 36, फिर दशमलव लगाया, 9 चौको 36, 4 4 4 कई बार आता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉय। ठीक, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, एक नदी में
एक व्यक्ति एक नदी में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में एक नदी में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में एक नदी में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन में होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन में होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी ऑप्शन में होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, एक नदी में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है। तो यहाँ पर जो अथवा वर्ड है, अथवा वर्ड से ये है कि ये 3 घंटा इसके लिए भी काम करेगा और 3 घंटा इसके लिए भी काम करेगा। तो आप जानते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो होती है x और धारा की चाल होती है y। तो धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो x प्लस y बराबर, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर नाव खेने में 3 घंटा लगता है, तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, 15 किलोमीटर 3 घंटे में। तो धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3×5 15 और 3 एकम 3। अब अगर ये वाला सेंटेंस हमें मालूम होता है कि x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर के 1 है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए तुरंत इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसका आधा कर लेते हैं, और यदि धारा की चाल ज्ञात करनी है तो तुरंत इन दोनों को घटा लेते हैं और उसका आधा कर लेते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है तो 5 में से 1 गया 4 और 4 का आधा किया तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 8वें पर देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 5 व्यक्ति के चले जाने से काम 10 दिन में पूरा होता है। 10 दिन में पूरा होता है। कुछ व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 5 व्यक्ति के चले जाने से काम जो है वो 10 दिन में पूरा होता है। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? पहला ऑप्शन है क्या 10 आदमी थे, बी ऑप्शन में है 25, सी ऑप्शन में है 35 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 40 आदमी थे। तो देखिएगा
ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना है, आप एक सूत्र याद रखिएगा, m1d1 बराबर के m2d2। एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब है x गुणित के 8। 5 व्यक्ति के चले जाने से यानी कि x माइनस के 5 व्यक्ति चले गए तो काम जो है वो 10 दिन में पूरा हो पाया, तो d2 का मान हो गया 10। हल्का कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 पंच 10, अंदर गुणा करा देंगे तो 4x बराबर के 5x माइनस के 25, x एक तरफ कर लेंगे तो 4x माइनस के 5x बराबर माइनस के 25, 5 में से 4 गया तो माइनस के x बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस खत्म तो x बराबर वैल्यू आ गई 25। तो 25 आदमी प्रारंभ में थे। अगर क्वेश्चन कभी इसी में यही पूछ ले तो बताइए वर्तमान में कितने आदमी कार्यरत हैं, तो 25 में से व्यक्ति चले गए 5, तो 5 व्यक्ति जब चले गए तो 20 आदमी आंसर हो जाएगा। ओके चलिएगा 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है 1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/2। इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से, का मान क्या होगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 5/19 होगा, बी ऑप्शन में दिया है 19/5 होगा, सी ऑप्शन में दिया है 4/5 होगा और डी ऑप्शन में दिया है 5/4 होगा। तो देखिएगा ये फ्रैक्शन का ऐसे लंगड़ा भिन्न कहते हैं, ये भिन्न नीचे से सॉल्व की जाती है और ऊपर की तरफ हम लोग आते हैं। तो एक बार यहाँ से लिखते हैं संयोग बस 1/3 प्लस के 2/2 प्लस का 1/2। अब कैसे सवाल को उठाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इसकी जगह रिप्लेस हो गया 5/2 और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अगला स्टेप में मान बन जाएगा 1 प्लस के, हालांकि मन में रखना होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए दिखा दे रहे हैं। 2 दूनी 4 1 5/2, 2 चले गए ऊपर तो 3 प्लस के 4/5 हो गए। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15 4 19, तो 1/19/5। अब 5 कहाँ चले गए ऊपर, तो आपका आंसर हो गया 5/19। तो करेक्ट आंसर इसका भी एप्पल होगा। हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। दसवां क्वेश्चन कह रहा है 5 सही 6/7 गुणित का 6 सही 7/8 और बराबर के क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में दिया है 40 सही 15/46, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 सही 40/46 और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 56 सही 15/40 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 40 सही 56/15। तो देखिएगा ओरल भी सवाल को लगाने का तरीका है, कभी कभी हमेशा ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। अब इस सवाल के लिए क्या ट्रिक है, 5 सही 6/7 तो गुणित के 6 सही 7/8। संयुक्त भिन्न को पहले भिन्न में कन्वर्ट करिएगा तो 7 पना 35 35 6 41/7 हो गए और मल्टीपल 8 छंग 48, 48 में अगर हमने 7 जोड़ दिए तो 55/8 हो गए। अंश अंश का गुणा करा दो, हर हर का गुणा करा दो। जब कोई चीज डिविजिबल होने लायक नहीं है तो क्या करेंगे भाई, 41 गुणित 55 करेंगे। इधर देखिएगा तो 55 एकम 55, 4 पंच 20, 4 पंच 20, 20 और 2 22, तो 5 5 5 22 55, 22 55 बटे हरों का गुणा हो जाएगा 8 7 56। अब 22 55 में तुम 56 का भाग दोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ये पहला 40 सही 15/46। देखो कैसे सॉल्व करना है, 46 में 40 का गुणा करके देखो, 0 6 चौको 24, 4 चौको 16, 16 2 सॉरी
40 सही 15/46। यहाँ 56 होना चाहिए, 56। 56 गुणित के 40 करेंगे तो 0 6 को 24, 5 को 20, 2 22। तो 22 40 में ही आप 15 जोड़ोगे तो आपको 22 55 नजर आएगा। और किसी को करीब करके देखोगे तो मिलेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल 40 सही 15/56। करेक्शन है उसमें, गलत लिखा है किताब में, 40 सही 15/56 करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक बगीचे में एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं। एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं। यदि उनकी पंक्ति में उतने ही पेड़ हों एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं। यदि उनकी पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या होगी, ये ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिए जा रहे हैं 40, 52, 42, 62। तो ये सवाल हम आपको बता दें, ये सवाल आपके बीच में जो है वो है वर्ग और वर्गमूल से। वर्ग और वर्गमूल के जब हम लोग एवार्थी प्रश्न पढ़ते हैं, एवार्थी का मतलब होता है कि जो चैप्टर कभी कभी सीधे सीधे होते हैं जिनमें भाषा शैली प्रयोग नहीं होती, तो भाषा शैली को लगा देना ही एवार्थी प्रश्न कहलाता है। तो देखो, एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं। यदि उनकी पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं, तो सवाल को कहीं से भी मानना शुरू कर दोगे तो सवाल क्या होगा, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर, तो पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि पंक्तियों की जो संख्या है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो x गुणित के x, तो पेड़ों की संख्या भी x है, यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या अगर x मान ली तो उसमें पेड़ भी x ही हैं। तो x गुणित के x ही बराबर तो 1764 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x² बराबर 1764। अब LHS का वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। 1764 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ये होता है 42। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। अच्छा, दोनों में ये आंसर मान होगा, चाहे पंक्तियों की संख्या पूछ ले तब भी 42, चाहे प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं तब भी आंसर 42 ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ फास्ट निकालने के लिए। 4 का वर्गमूल या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, वही 2 दूनी 4, 8 हुआ 64। इस अंक को इग्नोर कर देते हैं। अब हमें 17 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो 4 चौको 16, 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। अब चेक करने के लिए 45 का हमें याद होता है, तो 55 25, 4 के आगे 5, 5 चौको 20, 20 25 से ये मान छोटा है तो 42 का, और 20 25 से अधिक होता तो 48 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 12, तो सीधा सीधा तो ये कहें कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में नजर आए तो दी गई संख्या का डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए, बस कुछ नहीं करना है। दी गई संख्या का डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल 40 तक याद होने चाहिए, तो इसमें से ही काम बन जाता है। सवाल नंबर 12, 12वां सवाल कह रहा है √36 गुणित के 3 माइनस का 5 गुणित 7 और बटे में लिखा हुआ है -4
गुणित के अंडर रूट 289 और बराबर के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई 1/2 और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/8, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/4 और डी ऑप्शन में लिखा है 1/4। हम यहाँ से सवाल को हल करेंगे। देखिएगा फिर से एक बार शो करते हैं। अंडर रूट 36 गुणित के 3 माइनस के 5 गुणित 7 और बटे में माइनस का 4 गुणित के अंडर रूट 289। तो देखिएगा 36 का वर्गमूल होता है 6 और गुणित के 3 माइनस के 7 पना 35 हो गए, माइनस के 4 और 289 का होता है 17। आगे जब सॉल्व किए तो 6 तिया 18 माइनस के 35 17 चौको माइनस के 68 17 चौको 68 हो गए। अच्छा एक बात और है, अभी गुणा मत करो, माइनस के 4 गुणे 17 ही लिखे रहने दो। आगे जब और बढ़े तो 35 में से 18 गए तो माइनस के 17 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 4 गुणित के 17, 17 से 17 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो ऑप्शन होगा कहीं पर भी 1/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1/4। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सरल था। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है 75 7,50,000 ये देखो भागित 5 भागित 25 और भागित 125 बराबर के क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 25, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 38, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 48 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 56। तो देखो कुछ स्टूडेंटों का हाल तो ये होता है जो एकदम इंटर पास होकर के तैयारी करते हैं तो इस तरह का सवाल देख कर के भाग जाते हैं। भाग ही भाग लगा हुआ है बराबर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, एमएस रूल के मुताबिक, और चाहे जो कैसा हो, एमएस रूल के मुताबिक आप एक बात याद रखिएगा, जहां जहां भाग आया है वहां आप अपने मन से गुणा लगा दो। क्या लगा दो? गुणा लगा दो। और जैसे ही गुणा लगाओगे तो ये सारे के सारे जो मान भाग के बाद लिखे हैं, भाग की जगह गुणा लगा दोगे तो सारे के सारे मान 1 के बटे में चले जाएंगे। तो हमने देखा पहला भाग लगा हुआ है 7,50,000 भागित 5 तो गुणित का 1/5 भागित 25 तो गुणित का 1/25 भागित 125 तो गुणित का 1/125। अब आपको क्या करना है, सिर्फ काटा पेड़ी करनी है। तो काटा पेड़ी करने के लिए जैसे ही रेडी हुए तो क्या देखा 25 तिया 75, यानी कि यहाँ 25 तिया 75 हो गए और इसको काट दिए तो 5 6 का 30 हो गए। तो ऊपर का वैल्यू बचा 600 और नीचे का वैल्यू बचा 125। इसको भी काट दो, इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 से काटोगे तो 12 पंचे 60 और 25 पंचे 125 हो गया। और काटोगे तब आप यहाँ पर देखेंगे ये हुआ 25 तिया 75, तो एक बिंदी यहाँ पर थोड़ा कम हो गई तो ये 6000 है और ये हो गया 1200। फिर 5 से काट दीजिएगा तो ये 5 चौको 20 हुआ, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 या 24 पंचे 120 और ये 55 25 हुआ और ये हो जाएगा 5 चौको 20 55 40। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। देखिएगा फिर से मिसप्रिंट यहाँ हुआ था, 7,50,000 हैं 7.5 लाख, तो 25 तिया 75 तीन ही बिंदी लगाए थे तो 3000 हुआ और हैं 7,50,000 तो एक बिंदी और लगाए तो ये हुआ 6000। फिर यहाँ से काटे तो यहाँ 6000 बटे 125। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 1200 बटे 25 240 बटे 5 आंसर हुआ 48। सवाल नंबर 14। 14वां सवाल कह रहा है दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा। पहले ऑप्शन में 60 अंश, बी ऑप्शन में 30 अंश,
सी ऑप्शन में 45 अंश और डी ऑप्शन में 20 अंश। अब भाई चित्र कहाँ है, तो देखिएगा चित्र आपको दिया जा रहा है। ये चित्र हो गया आपका एक रेखा ए बी। अब इस पर देखेंगे हम लोग, एक लंब है ओ बिंदु से एक लंब डला हुआ है जिसे कहेंगे ओ बी, और एक ऐसा है और एक कट ऐसा है। ठीक, ये वैल्यू है एक्स एक्स ए बी सी डी ई, और ये है 2x और ये भी 2x। अब आपको कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री से ये सवाल है, ज्योमेट्री से तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। रीजनिंग का घड़ी चैप्टर देखिएगा या ओरल सुनिएगा, समपटल पर कभी भी कोई रेखा ना खींची हो ना कुछ हो तो हमेशा 360 अंश का कोण होता है। और जैसे ही एक रेखा चाहे ऊर्ध्वाधर खींच दी जाए चाहे क्षैतिज खींच दी जाए तो वो तुरंत 180 अंश के कोण में विभाजित हो जाता है। यानी कि एक सीधी रेखा 180 अंश को निरूपित करती है, तो 180 अंश का ये टोटल पूरा कोण है। तो इस चित्र के अनुसार ये सोच सकते हो आप कि ये दिए गए चित्र में ऊपर के सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इसी लाइन को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, तो 2x प्लस के x प्लस के x प्लस के 2x बराबर के 180 अंश। तो 2 2 4 1 5 और 1 6, तो 6x बराबर के 180 अंश, 6 तिया 18। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30 अंश। अब x का वैल्यू यदि 30 अंश हो गया तो xi का मान पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। सवाल नंबर लास्ट आपके बीच में है 15। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है। यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है, इस संख्या में से 18 घटाने पर, कितना घटाने पर भाई, 18 घटाने पर इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। पहले ऑप्शन में दिया क्या 24 होगी, क्या 36 होगी, और सी ऑप्शन में दिया 64 होगी, और डी ऑप्शन में दिया 86 होगी। तो देखो एक बात अगर हम आपसे प्रोसेस करें तो एक ऑप्शन तो आप तुरंत ही काट सकते हो, 24 तो कभी आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, 24 में से अगर 18 घटाओ तो 6 ही तो बचेगा। वो संख्या कह रहा है क्वेश्चन की 18 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो 24 तो कभी होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए। अच्छा एक काम और करो, 36 में से 18 गए तब भी 18 ही बचेगा, तो क्या 18 अंक पलटे हुए, अंक पलटने का मतलब है 24 का 42 हो जाता, 36 का 63 हो जाता, 64 का 46 हो जाए, 86 का 68 हो जाए। तो यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिना पेन चला ही कट गए, हमने सवाल की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन ये भी कर आप पाओगे जब आपको कुछ जानकारियां होंगी तभी। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो ये दोनों विकल्प गायब हो गए। अब 64 में से 18 घटा के देख लो भाई, 64 में से अगर हम 18 घटाएं तो यहाँ पर 4 की मानी, 14 में से 8 गए 6, और 6 में से 2 गए 4। ये 100 को यानी कि 100 कर रहा है। और दूसरा हमने देखा 86 में से 18 घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8 बचे, और 8 में से 2 गए 6, 68, ये भी 100 कर रहा है। अब देखो ये 2 विकल्प तो 100 कर गए, एक लाइन से ही हमने चारों विकल्प चेक कर लिए कि इस संख्या में से 18 घटाने पर इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो ऐसा तो 24-36 में होगा ही नहीं, 24-36 में होगा ही नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई 64 और 86 में हो रहा है, ऐसा 64-86 में हो रहा है। तो दूसरी शर्त पे अब हम लोग चलते हैं,
तो दूसरी शर्त में कहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अब अंकों का योगफल अगर 10 है तो देखो आप 6 4 10 यही शो करता है, और 8 6 कितने होते हैं, 8 6 तो 14 होते हैं। तो ये नियम को पूरा फॉलो नहीं करता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये अगर पहली लाइन से काटते तो यहाँ से भी कट जाते। देखो 2 शर्तें जब होती हैं तो दोनों शर्तों से हम चेक कर सकते हैं जैसा दिमाग चले। 4 और 2 6 ये तो हो ही नहीं सकता, 6 3 9 ये भी नहीं हो सकता, 8 6 14 ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, तो आंसर करेक्ट है 64 डी होगा। ठीक, तो अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल को हम परंपरागत विधि से ही लगाएं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल को हम ट्रिक के लिए ही बैठे रहें। पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अब हम सवाल को कभी ऑप्शन से भी तो उठाएं। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लगाने के लिए तीनों विधियां ही होती हैं हमारे पास। पहली विधि जब आप इंटर पास होते हैं, पढ़ाई करते हैं 1 2 साल, तो आपको बेसिक विधि बताई जाती है और ट्रिक विधि बताई जाती है। फिर आप खुद पढ़ते पढ़ते जब 2 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो कुछ सवालों को हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठाने लगते हैं। अब बताओ इस सवाल को आप लगाओगे परंपरागत विधि से कैसे? 2 अंकों वाली संख्या के लिए हमेशा लेते हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या 10y + x है कि नहीं है, 10y + x। फिर इसमें 18 जोड़ोगे या घटाओगे तो संख्या के अंक पलट जाएंगे, तो 10x + y हो जाएगी। फिर आप इनमें प्रोसेस करोगे, नियम बनाओगे। तो कभी कभी शर्तों के मुताबिक हम क्यों ना विकल्प ही चेक कर लें। अच्छा, विकल्प कभी कभी चेक होने से आंसर मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे विकल्प डले होते हैं जैसे लिखा था कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है, तो कहो चारों विकल्प ऐसे होते जिनका योग तो 10 होता लेकिन आंसर कोई एक होता। कोई दिक्कत नहीं, एक शर्त को अगर शो कर रहे हैं सभी तो दूसरी शर्त को देखिए। संख्या में से 18 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो इन्हीं में से संख्याओं को घटाइए, 18 को अंक पलट दीजिए, जो संख्या के अंक पलट जाए वही हमारा आंसर, बाकी के विकल्प सब बेकार। तो कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चनों में ये विधि भी लगानी चाहिए। अगर इन सब के बाद भी ना लग रहा हो, आंसर ना मैच कर रहा हो, तब हमें फिर ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। ओके।